अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर तुम मर जाते तो मुझे बहुत गलत होता, मेरा इंतकाम अधूरा रह जाता। ये रकम जो मैंने तुमसे वसूल की है, इसका एक हिस्सा सोनिया के खानदान के लिए है, जिनकी कफालत वो किया करती थी। बकिया रकम मेरे पास महफूज रहेगी, ताकि अगर कभी दोबारा तुम सर उठाने की कोशिश करो तो इसे तुम्हारा सर कुचलने के लिए इस्तेमाल करूं। मैं पहले ही तुम्हें यकीन दहानी करा चुका हूं कि अब ना तुम्हारे खिलाफ कुछ करूंगा, पर ना ही यहूदियों के लिए काम करूंगा। जो कि तुम्हारी रकम का एक हिस्सा सोनिया के वालिदैन की तरफ जाएगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि कहीं तुम उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई न कर बैठो। नहीं, मैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी मुझे बहुत अजीज है। तुम एक बदनीयत आदमी हो, तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें काम करने के ढंग आते हैं, तुम उनके खिलाफ कुछ ना करो तब भी उन्हें अचानक कोई हादसा पेश आ सकता है। किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, उनके घर या फसलों को आग लग सकती है। इसके अलावा और भी कई तरह के हवादिस हो सकते हैं। तुम्हें तो उनका खासा तजर्बा होगा। ये तो मेरी बदकिस्मती होगी कि अगर उन्हें इस किस्म का कोई हादसा पेश आ जाए, उसे मेरे खाते में डाल दिया जाएगा। अदनान ने बर्राई हुई आवाज में कहा, तुमने अपने मादी की हरकतों से अपने मुस्तकबिल पर बदकिस्मती की मोहर सबत कर दी है। किसी दूसरे का इसमें क्या कसूर? अगर उनमें से किसी का बाल भी बिका हुआ तो मैं उसे तुम्हारे ही खाते में डालूंगा। अदनान का चेहरा जो पहले ही उतरा हुआ था, बदीद उतर गया। बदर वो कुछ ना बोला। उसने अंदाजा कर लिया था कि इस मौजू पर कुछ बोलना ला हासिल होगा। दोपहर को बुढ़ वापस आ गया। वो अपने साथ लंच बॉक्स लाया था। परसों तक सारे कागजात तैयार हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ टिकट और वीजे का काम बाकी रह जाएगा, जो बगदाद से भी हो सकता है। बुढ़ ने बताया, वो कोई मसला नहीं है। मैंने कहा, हमें तो गोटेल के वीजे दरकार होंगे जो हमें खड़े खड़े मिल जाएंगे। अब तुम्हारे लिए एक और काम है। तुम्हें सोनिया के घर वालों को 2 लाख दिनार की रकम पहुंचानी होगी। मैंने बुढ़ को सोनिया के वालिदैन का पता बताया और उसे समझा दिया कि उसे उनसे क्या गुफ्तगू करना है। बुढ़ भी ये काम करते हुए हिचकिचा रहा था, मगर वो राजी हो गया। उसकी हिचकिचाहट की वजह वही थी जिसकी वजह से मैं हिचकिचा रहा था। उसकी मौत की इतला पहुंचाना एक नागवार फरीदा था, जिससे बचने की कोशिश हम सब कर रहे थे। लंच के बाद बूढ़ रतम लेकर रवाना हो गया। तदीम ने फुर्सत देकर एक बार फिर कर्नल नोमान का जिक्र छेड़ दिया। असूली तौर पर तुम्हें चाहिए कि उससे कम से कम एक बार ही राब्ता कायम करके उसे इतला तो कर दो कि अब तुम उसके लिए काम नहीं करोगे। तहजीब ने कहा, मैं उसका मुलाजिम नहीं हूँ और ना ही किसी मुआहदे की रूह से इस बात का पाबंद हूँ। मैं कब कह रही हूँ कि तुम पाबंद हो? मैं तो एक असूली बात कर रही थी। तो मैं कौन सी गैर असूली बात कर रहा हूँ? मैंने अभी तो एक असूली बात की है। तुम बहुत जिद्दी होली। तहजीब ने हंस कर कहा, जिद्दी तो पहले भी थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गए हो। बात जिद की नहीं तहजीब, मुमकिन है मैं अपना इखलाकी फर्ज समझते हुए उसे इतला कर देता, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह बदजन हो गया हूँ। बदजन हो गए हो? तहजीब ने चौंक कर कहा, किस वजह से? किसकी तरह से बदजन हो गए हो? कर्नल नोमान की हद तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे वो एक मुखलस आदमी महसूस हुआ है। उसके साथियों में भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी, लेकिन जब मुझे इराकी कौम को करीब से देखने का मौका मिला तो मैंने उन्हें इससे बहुत मुख्तलिफ पाया, जैसा कि उसके बारे में तासर पाया जाता है। जो कौम 7-8 साल से मुसलसल जंग लड़ रही है, उसे और संजीदा हो जाना चाहिए, लेकिन ये लोग लहू-लहाब में मुब्तला है। आला सतह पर अदनान अब्बासी जैसे जमीर फरोश और बेहिस लोग मौजूद हैं, जो बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। मैंने किसी तवक्को पर ही काम करने की हामी भरी थी, लेकिन तुम अंदाजा कर सकती हो कि ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे किस कदर मायूसी हुई होगी। जंगे हुकूमतें नहीं जीता करती, ये तो पूरी कौम का काम होता है। ये लोग बेहिस हो गए हैं, इनके लिए काम करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। इससे बेहतर तो ये है कि आदमी अपने तौर पर काम करे। तुम्हारी बात दिल को लगती है अली। तहजीब ने मुझसे इत्तफाक किया। उसमें एक खूबी थी कि वो फजूल बहस नहीं करती थी और माकूल बात फौरन तस्लीम कर लेती थी। मेरा मकसद तो फलस्तीन को आजाद कराना है, अरब दुनिया को यहूदियों के नापाक वजूद से आजाद कराना है। मुझे तो हर हाल में यहूदियों के खिलाफ बरसरे पैकार रहना है। मैं यही कर रहा हूँ और यही करता रहूंगा। सोनिया के वालिदैन को रकम पहुंचाने के बाद बूढ़ की वापसी शाम के वक्त हुई। वो खासा अफसुर्दा नजर आ रहा था। तुमने बहुत मुश्किल काम सौंपा था चीख, बूढ़ ने परेशान अंदाज में कहा। बूढ़ ने मजमहल अंदाज में कहा, बहरहाल मैं काम निपटा आया हूँ। मैंने एक तवील सांस ली। तुमने बहुत बड़ा काम किया है बूढ़, बड़ा भी और नेक भी। नेक काम करके तो सुकून मिलता होगा चीफ, फिर मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? सुकून तो मिलता है बूढ़। तहजीब बूढ़ी, तुम पर सिर्फ अफसुर्दगी तारी है। तुमने उन लोगों को एक नागवार इतला जो पहुंचाई है, ये उसी का तासर है।
तुम अंदाजा नहीं कर सकती मैडम के बेटी की मौत की इतला सुनकर वो लोग किस तरह धाड़े मार मार कर रोए थे। क्यों नहीं अंदाजा कर सकती जवान बेटी या बहन की अचानक मौत पर तुम्हारी का रद्द अमल यही होगा। वो बहुत खुश इखलाक लोग हैं चीफ, बूढ़े ने बुझे हुए लहजे में कहा। उन्हें मालूम हुआ कि मैं उनकी बेटी को जानता हूं तो उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उनके लिए इस दुनिया में बुश बढ़कर कोई हस्ती नहीं है। मुझे बताओ चीफ की इस हालत में मैं क्या करता, लेकिन मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता था। मैंने उन्हें ये नागवार इतला पहुंचाकर उनकी खुशियां उनसे छीन ली थी। सोनिया की मौत की इतला ना मिलती तो वो उसके जिंदा होने की आस में जिंदगी तो आसानी से गुजार लेते। जज्बाती बातें मत करो बूढ़, वक्त हर सदमे को बंद कर देता है। अब कम अज कम वो भी यकीनी की सलीब पर तो मसलूब नहीं रहेंगे। वो लोग तो रकम भी नहीं ले रहे थे चीफ, उन्हें इस रकम से अपनी बेटी के खून की बू महसूस हो रही थी। बुढ़ की आवाज भर्रा गई, तहजीब की आंखें भी नम हो गई। उनका कहना एक तरह से ठीक है बूढ़, मैंने धीमी आवाज में कहा। रकम ख्वाह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी की जिंदगी का नेमल बदल नहीं हो सकती। बूढ़ को आइंदा इतना मुश्किल काम मत सौंपना चीफ। मुझे नहीं मालूम था कि मरहला इस कदर मुश्किल होता होगा। आदमी को मुश्किलात से गुजरने का आदी होना चाहिए, खुसूसन तुम जैसे आदमी को। लेकिन इस किस्म के मुश्किल काम तुम खुद ही कर दिया करो चीफ। कुर्बानी का बकरा बगने के लिए एक वो भी रह गया है। ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैंने उदासी से कहा। लेकिन मैं सोनिया के घर वालों का सामना नहीं कर सकता था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सोनिया से मेरा जज्बाती ताल्लुक था। बूढ़ अचानक उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर कहूं चीफ, बूढ़ ने कहा। तुमने मुझे दोस्त कहा है, अगर हमेशा इसी तरह कहते रहो तो बूढ़ तुम्हारे लिए इससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल काम सर अंजाम दे सकता है। मैं फीके से अंदाज में हंस पड़ा। तुम मेरे दोस्त ही तो हो बेवकूफ आदमी। तुम हो तहजीब है, जनरल टेरेस और कैथी बरून है। तुम सब वो लोग हो जिनके बगैर अली यार खान कुछ भी नहीं है। शुक्रिया, तुम्हारे ये अल्फाज बुढ़ की इज्जत अफजाई के मुतरादिफ है। अब बुढ़ तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। इसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जान तो तुम वैसे भी मेरे लिए दे सकते हो। यही जज्बा तो है जो मुझे तुम लोगों के सैर से निकलने नहीं देता। तुम इन लोगों की वजह से मैंने इतनी बहुत सी कामयाबियां हासिल की है। बस करो चीफ, बस करो। बुढ़ ने हाथ उठाकर कहा। बुढ़ की इतनी तारीफें मत करो कि उसका दिमाग खराब हो जाए या वो खुशी से पागल हो जाए। लेकिन इस रकम में से बूढ़ की कमीशन कम मिलेगी। वो सारी की सारी रकम तुम अपने तसर्रुफ में ला सकते हो बूढ़। कमीशन का क्या मतलब है? मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है। बूढ़ ने मुझे हैरत से देखकर पलकें चिपकाई। आज तुम बूढ़ को हैरान किए दे रहे हो चीफ। ऐसे बूढ़ में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। पहले कभी तुमने इतना बड़ा काम भी तो नहीं किया था, मैंने कहा। और बूढ़ ने एक बार फिर हैरत से पलकें चिपकाई। यानी मादी ने बूढ़ ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो सब का सब जाया हो गया? बूढ़ ने कहा। अली का मतलब ये है कि सोनिया के घर वालों को रकम पहुंचाने का काम खुद अली के लिए बेहद मुश्किल था। तहजीब ने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैंने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, वरना मैं चीफ से कोई इनाम जरूर तलब करता। वो तो तुम अब भी तलब कर सकते हो बूढ़, मैंने कहा। तुम बड़ा तौर पर इनाम के मुस्तहिक हो। मुझे तो बार बार मर जाना का ख्याल आ रहा है चीफ। वो बेचारी बोर हो रही होगी, अगर तुम इजाजत तो। हरगिज नहीं, मैंने सख्ती से कहा। तुम्हें किसी फजूल काम की इजाजत नहीं दी जा सकती। देख लिया मैडम, बूढ़ ने फरियाद तलब अंदाज में तहजीब की तरफ देखा। चीज ने कितनी तेजी से चोला बदला है। अली का कहना दुरुस्त है बूढ़, तहजीब ने नरमी से था। पर जाना एक खतरनाक एजेंट है। वो जरा से मौके से भी फायदा उठा सकती है। उससे दूर लेना ही बेहतर होगा। बस रहने दो मैडम, तुम दोनों मिलकर बूढ़ के खिलाफ साजिश कर रहे हो। बूढ़ ने बिडर कर गाँव और पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो सुअर है ये, तहजीब ने हंसते हुए कहा। संजीदगी तो जरा देर के लिए भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसके बावजूद बहुत कारआमद आदमी है। इसकी अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं है। चीजर रोज सारे कागजात तैयार हो गए और हम बसरा से बगदाद के लिए रवाना हो गए। कागजात के मुताबिक मैं इराकी बाशिंदा था। मुझे फौजी भर्ती से मुस्तस्ना करार दिया गया था। इन दिनों इराक में लाजमी फौजी भर्ती की वजह से जगह जगह चेकिंग होती थी और लोग फौजियों से छुपते फिरते थे। मेरे कागजात में ये चीज शामिल ना होती तो मैं कहीं भी धरा जा सकता था। तारबूट ड्राइव कर रहा था और उसके साथ अगली सीट पर तहजीब थी। मैं पिछली सीट पर था और मरजाना को मैंने अपने साथ बिठाया था। रास्ते में चेकिंग जरूर होगी, मैंने मरजाना से कहा। मुमकिन है तुम कोई हरकत करो, लेकिन ये सोच लेना कि किसी हरकत में आने से कबल मेरे रिवाल्वर की गोली तुम्हें चाट जाएगी। मैं जानती हूँ, मरजाना ने कहा। मुझे कुछ बताने की कोशिश मत करो। तुम्हें यह बताना इसलिए जरूरी है कि तुम जोडू कराटे जानती हो और जो लोग कराटे जानते हैं वो खुद को सुपरमैन समझने लगते हैं। मरजाना ने मुझे घूर कर देखा मगर बोली कुछ नहीं।
अदनान को हम वहीं छोड़ आए थे क्योंकि सारे प्रोग्राम तब्दील हो गए थे, इसलिए अदनान के बारे में भी हमारा प्रोग्राम तब्दील हो चुका था। अब हम उसे तनाज छोड़कर जा रहे थे। बगदाद पहुंचने के बाद हम उसके किसी आदमी को फोन कर देते जो उसे छुड़ा लेता। बसरा से इराक तक 550 किलोमीटर का फासला तय करने में 5 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। रास्ते में 3 जगह हमारी चेकिंग हुई थी। चेकिंग के दौरान फौजियों की तवज्जो का मरकज मैं ही रहा था। बुड्ढ तहदीब तो गैर मुल्की सियात थी और मरजाना को औरत होने की वजह से छूट थी, जबकि मैं मुकामी था। असूली तौर पर तो मुझे फौज में भर्ती हो जाना चाहिए था। उन लोगों की चेक करने का मकसद भी यही था, लेकिन मेरे कागजात हर तरह से मुकम्मल थे, इसलिए किसी मुश्किल में फंसने से बच गया। बगदाद पहुंचने के बाद सवाल पैदा हुआ कि कौन सी होटल में ठहरा जाए, लेकिन मरजाना का मसला था। अगर हम होटल में ठहरते तो मरजाना के पास गड़बड़ करने के लिए बहुत से मौके होते। हम कहां तक उसकी निगरानी कर सकते थे। इस मसले का एक हल तो ये था कि कोई मकान या फ्लैट किराए पर ले लिया जाए, मगर उसमें भी मुश्किलात थी। अव्वल तो हमें 1-2 दिन से ज्यादा यहाँ रुकना नहीं था। दूसरा ये कि यूं अचानक कोई जगह किराए पर नहीं मिल सकती थी। मिल जाती तो अभी फौरी तौर पर कब्जा तो नहीं मिल सकता था। जरूरी कार्रवाइयों के बगैर कोई भी अजनबियों को अपनी जगह किराए पर नहीं दे सकता। इस मसले का हल मैंने पेश किया और झुककर बूढ़ के कान में कहा, गोटेल के सफीर की क़यामगाह की तरफ निकल चलो। तुम्हारा दिमाग खूब काम करता है चीफ, बूढ़ ने खुश होकर कहा। उसके और तहदीब के दिल में यह ख्याल नहीं आया था कि हम वहां भी रह सकते हैं। सफीर का नाम निगरोमा था। उससे उसके घर पर मुलाकात करना निहायत मुश्किल काम था, लेकिन जब मैंने मुलाजिम से कहलवाया कि अलियार खान आया है तो वो खुद ही गेट तक दौड़ा चला आया। उसकी बुखलाहट देखने से ताल्लुक रखती थी। माफ कीजिएगा, मैं नाम से वाकिफ हूँ मगर चेहरे से आशना नहीं हूँ। उसने कार की खिड़की पर झुकते हुए कहा, आप में से कोई साहब? अलियार खान, मैं हूँ सफीर मोहतरम। मैंने उसकी बात काट कर कहा, आप गेट तो खुलवाइए, बातें तुम्हार में भी हो सकती हैं। निगरुमा ने बुकलाए हुए अंदाज में गेट खोलने का इशारा किया, मगर मैंने देख लिया था कि उसने मुआफिसों को होशियार रहने का इशारा किया है। वो एक हादर दिमाग आदमी था। उसे एहसास था कि सिर्फ नाम सुनकर किसी अजनबी पर यकीन नहीं किया जा सकता। अंदर पहुंचने के बाद हम कार से उतरे। मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सफीर ने कहा। हमें गोटेल के वीजे चाहिए। मैंने कहा, ये मेरी साथी तहदीब मालकम एक्स है, ये बूढ़ है। इन दोनों के नाम तो आपने सुने होंगे। ये तीसरी हस्ती मोहतरमा मरजाना है। मरजाना हमारी कैदी है, इसकी वजह से आपको जहमत देनी पड़ी, वरना हम तो खुद कहीं भी ठहर सकते थे। मेरी खुशकिस्मती यह है कि आप जैसे लोगों ने गरीब खाने को इस काबिल समझा, पर बदकिस्मती ये कि मैं आप में से किसी को भी नहीं पहचानता। निगरुमा ने हाथ मलते हुए कहा। मैंने तहदीब की तरफ देखा और उसने मेरा इशारा समझकर अपने और बूढ़ के पासपोर्ट निकालकर निगरुमा की तरफ बढ़ा दिए। दोनों पासपोर्ट बुटेल के ही थे। मैं इस गुस्ताखी के लिए मादरत ख्वाह हूं जनाब। निगरुमा ने मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मुआफिजों को वापस जाने का इशारा किया। जो कुछ आपने किया है मिस्टर निगरुमा, अगर वो ना करते तो यकीन करें मैं जनरल टेरर से रिपोर्ट कर देता। इत्मीनान करना तो बहरहाल जरूरी होता है जनाब। आइए अंदर तशरीफ लाइए। हम उसके साथ आरास्ता व पैरास्ता ड्राइंग रूम में आए। सबसे पहले मैं गोटेल फोन करना चाहूंगा। मैंने उससे कहा, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है जनाब? यहाँ की हर चीज पर आपका हक है। मैंने जजीब को नंबर भी लाने का इशारा किया और निगरुमा की तरफ मुतवज्जो हो गया जो अभी तक भूख लाया हुआ था। हम लोग बसरा से सीधे यहाँ आ रहे हैं मिस्टर निगरुमा। मैंने कहा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त तो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसने घंटी बजाकर मुलाजिम को बुलाया और उसे हदायत देने लगा। इसी दौरान में तहदीब ने गोटेल का नंबर बिला लिया था और कैथी ब्राउन से बात कर रही थी। फिर उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, क्या हाल है कैथी? मैंने रिसीवर लेकर माउथ पेस में कहा, ठीक हूँ अली, इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। वादे के मुताबिक फोन कर दिया। मुझे गोटेल ही आना है। तहजीब ने तुम्हें बता दिया होगा कि हम लोग इस वक्त कहाँ हैं? हाँ तहजीब मुझे बता चुकी है। तुम रिसीवर जरा निगरुमा को दो ताकि मैं उसे हदायत दे दूं। जनरल तो इस वक्त मौजूद नहीं है। मैंने रिसीवर निगरुमा के हवाले कर दिया। निगरुमा बड़े मोदमाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। क्यों ना करता, वो अपने मुल्क की खातून अव्वल से बात कर रहा था। 4 मिनट बाद निगरुमा ने फोन बंद कर दिया और मुझसे कहने लगा, मादाम कैथी ने हदायत की है कि आप लोगों को सरकारी मेहमान तस्वुर किया जाए और आपकी हायर ख्वाहिश की तकमील की जाए। मुझे अपने और मरजाना के लिए गोटेल का वीजा चाहिए। मैंने कहा, इसके अलावा जिस कदर जल्द मुमकिन हो यहाँ से हमारी रवानगी का बंदोबस्त करा दो। वीजे तो मैं अभी लगवाए देता हूँ। निगरुमा ने कहा, फ्लाइट के लिए अलबत्ता मालूम करना पड़ेगा। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे फ्रांस लेकर जाओगे। तफातन मरजाना ने कहा, मैं अहमक नहीं हूँ। हम फ्रांस जरूर जाएंगे मगर यहाँ से नहीं, गोटेल से।
ताकि हर मुमकिन हद तक रैंडल की नजरों से बच सके। ठीक 6 बजे सुबह हम बगदाद एयरपोर्ट की बिल्डिंग में मौजूद थे। हमें 8 बजे की फ्लाइट से गोटेल के लिए रवाना होना था। 8 लाख दिनार की रकम मैंने निगरुमा के हवाले की जो वो गोटेल मुंतकिल करा देता। उसके पास से रवाना होते वक्त मैंने पसरा फोन कर दिया था और तमकीम को उसके बंगले का बता दिया था जहां अदनान अब्बासी अपनी आजादी का मुंतजिर था। मरजाना की एक इंजेक्शन लगा दिया गया था। इसके बाद ये इम्कान नहीं रह गया था कि वो कोई गड़बड़ करेगी। इमिग्रेशन काउंटर पर कागजात की जांच पड़ताल के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरा पासपोर्ट चेक करने वाला शख्स कुछ चौंक सा गया है। मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। यकीनन कोई गड़बड़ थी। ये अंदाजा लगाने से कासिर था कि गड़बड़ क्या थी। उस शख्स ने मेरी तस्वीर को बड़े गौर से देखा, फिर मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर दोबारा उसकी निगाह मेरी तस्वीर पर जम गई। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर उसने अपने साथी की तरफ झुककर सरगोशियाना अंदाज में कुछ कहा और पासपोर्ट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने भी अपने साथी की तरह पहले बहुत गौर से मेरी तरफ और फिर मेरी तस्वीर की तरफ देखा और इस बात में सर हिला दिया। मैं परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वक्त में क्या चक्कर पड़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पासपोर्ट के जेली होने का शुबा हो गया हो, लेकिन वो तो तस्वीर देखकर चौंके थे। इस तरफ तशरीफ लाइए जनाब। आखिरकार इमिग्रेशन काउंटर पर मौजूद शख्स ने मुझसे कहा और मैं दरकते बिल के साथ काउंटर के आगे में उसके पास पहुंच गया। इतनी देर में उसने एक और बावर्दी शख्स को अपने करीब बुलाकर उसे कुछ हदायत दे दी। हदायत सुनकर उस बावर्दी शख्स ने सर को इस बाती जुम्बई थी और मुझे अपने साथ लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें इमिग्रेशन ऑफिसर की तख्ती लगी थी। मैंने देख लिया था कि मेरे वहां से हटते ही काउंटर पर मौजूद शख्स ने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया था। शायद वह इमिग्रेशन ऑफिसर को किसी खास बात से मुतला कर रहा था। मैं हर तरह की सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। बुढ़ को मैंने पुरसुकून रहने का इशारा कर दिया था। इस मौके पर मैं हर किस्म की हंगामा आराई से गुरेज करना चाहता था। अगर यहाँ कोई हंगामा खड़ा होता तो इराक से निकलने के लिए हमें अलजरे 9 मेहनत करनी पड़ती और उसमें बहुत वक्त सर्व होता। बावर्दी शख्स मुझे लेकर इमिग्रेशन ऑफिसर के कमरे में दाखिल हुआ तो वो इंटरकॉम का रिसीवर रख रहा था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने बावर्दी शख्स से पासपोर्ट लेकर बाहर जाने और मुझे बैठने का इशारा किया। काउंटर पर मौजूद अफराद की तरह उसने भी पहले मेरा और मेरी तस्वीर का मुआवजा किया। फिर इस बात में सारी लाते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और कोई नंबर डायल करने लगा। मुझे क्यों रोका गया है जनाब? मैंने कहा, क्या मेरे पासपोर्ट में कोई सिकम है? बारी बरकम इमिग्रेशन ऑफिसर ने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। अब तक उसने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। उसके मुंह से पहला जुमला मैंने उस वक्त सुना जब उसे मतलूबा फोन नंबर मिल गया। मतलूबा शख्स मिल गया है जनाब। वो इस वक्त मेरे सामने वाली कुर्सी पर मौजूद है। 8 बजे वाली फ्लाइट बोटेल के लिए उसकी सीट बुक है जनाब। दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर उसने फोन बंद कर दिया और मेरे पासपोर्ट का मुतालिया करने लगा। मुझे देर हो रही है जनाब, मैंने कहा। अभी एयरलाइन वालों से भी निमटना है। आपने आखिर मुझे क्यों रोका है? मेरी बात सुनकर उसने सर उठाकर मुझे देखा। अंदाज ऐसा था जैसे मेरी बात उसकी समझ में ना आई हो। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे देर हो रही है। मैंने कदरे झुंझलाए हुए लहरी में कहा, क्या आप मेरी फ्लाइट निकलवाएंगे? मुझे नहीं मालूम, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और दोबारा मेरे पासपोर्ट की तरफ मुतवज्जो हो गया। कमाल है, आपने मुझे रोका है और आपको मालूम ही नहीं। फिर ये कौन बताएगा कि मुझे रोका क्यों गया है? उसने दोबारा निगाह उठाई। क्या तुम थोड़ी देर खामोश बैठकर इंतजार नहीं कर सकते? इराकी अफीसर ने बेतासर लहजे में कहा। मैं क्यों इंतजार करूं और किस बात का इंतजार करूं? मेरे लहजे में बदस्तूर झुंझलाहट मौजूद थी। इमिग्रेशन अफीसर के चेहरे से जाहिर हो रहा था जैसे वो फैसला ना कर पा रहा हो कि मेरे साथ किस किस्म का रवैया इख्तियार करे। लेकिन इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मामला खतरनाक नहीं है। कम अज कम इमिग्रेशन अफीसर की हद तक तो ये बात यकीनी थी कि उसकी तरफ से मुझे कोई खतरा नहीं। लेकिन ये तशवीश बहरहाल बरकरार थी कि मुझे किस के कहने पर रोका जा रहा है। मुल्क से बाहर जाने के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। चंद लम्हों की सोच विचार के बाद इमिग्रेशन अफीसर ने कहना शुरू किया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का दायरा कार बहुत वसी है। बादुकात हमें मरूजाए तरीका कार से हटकर काम करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। अपना काम हम इस तरह करेंगे जिस तरह हम मुनासिब समझेंगे और ख्वाह उस चक्कर में मेरी फ्लाइट ही क्यों ना निकल जाए। मैंने तेज मजाजी का मुजाहरा किया। ख्वाह इस चक्कर में 1 महीना ही क्यों ना लग जाए। इराकी अफीसर ने मेज पर कूंसा मार कर कहा। उसे गुस्सा आ गया था। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये तुम्हें नहीं बताया जा सकता। मैंने तुमसे कहा है कि खामोश बैठकर इंतजार करो। अगर तुम खामोश नहीं बैठ सकते तो मजबूरन मुझे अपने किसी आदमी को बुलाना पड़ेगा। मैं यूं खामोश हो गया जैसे उससे मरूब हो गया हूँ, जबकि दर हकीकत में तहजीब और बूढ़ की तरफ से फिक्र मानता।
मालूम नहीं मैं किस चक्कर में फंस गया था। अगर फ्लाइट निकल गई तो उन दोनों का क्या बनेगा। और फिर मरजाना भी तो थी। अदर के इससे माँ तकद्दुम के तौर पर उसको इंजेक्शन लगा दिया गया था, लेकिन उस पर पूरी तौर पर इंतजार तो नहीं किया जा सकता था।